गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज आपकी क्लास अशोक के काल से जुड़ी हुई कला के संदर्भ में है। यानी आज हम अशोक के स्तंभों की कला को देखेंगे कि अशोक के काल में जो स्तंभ निर्माण या शिलालेख निर्माण हुआ उसकी कला का किस तरह से ईरानी कला से संबंध है, क्या वह स्वयं की विकसित एक कला थी या ईरानी प्रभाव उस पर कहीं कहीं दिखाई देता है। ये सारी बातें आज की क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अशोक के संदर्भ में, अशोक के शिलालेखों की कला या उनके स्तंभों की कला। चलिए देखिए, अशोक अशोक कालीन शिलालेखों, अशोककालीन शिलालेखों एवं स्तंभों की कला, अशोककालीन शिलालेखों एवं स्तंभों की कला, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि अशोक के जो स्तंभ हैं, जो शिलालेख अशोक के बने हैं, ये लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। किसके बने हैं? लाल बलुआ पत्थर के बने हैं। और ये लाल बलुआ पत्थर जो है ये आपके कहाँ से हैं? ये मिर्ज़ापुर से हैं। ये कहाँ से हैं? मिर्ज़ापुर से हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जानते हैं कि अशोक के माने शिलालेखों की संख्या जो है वो लगभग कितनी है? 40 है। तो इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं यहाँ पर प्रस्तर उद्योग का विकास रहा होगा, यहाँ पर प्रस्तर उद्योग का विकास रहा होगा, क्योंकि इतने बड़ी मात्रा में प्रस्तरों का निर्माण वो भी बेहतर तरीके से और सुडौल तरीके से, बेहतर तरीके से और सुडौल तरीके से दिखाई देता है। कहते हैं कि जो प्रस्तर उद्योग हैं उनका विकास अवश्य रहा होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ के जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्री है, वो इतने बड़े स्तर पर हमको विकसित दिखाई देती है कि हम ये कह सकते हैं कि नहीं, अशोक के समय प्रस्तर उद्योग का डेवलपमेंट एक अच्छी स्थिति में, एक अच्छी कंडीशन में था, ठीक है। क्योंकि अशोक के समय जो उसके शिलालेख हैं, जो उसके स्तंभलेख हैं, उसकी बनावट को देखकर, उसकी विशालता को देखकर, उसके सुडौलपन, उसकी चिकनाहट को देखकर दो चीज़ों का अंदाज़ा इतिहासकारों ने लगाया है। पहला तो ये कि उनका कहना है कि इनका इतने बेहतर तरीके से निर्माण तभी हो सकता है जब प्रशिक्षित शिल्पकार रहे हों। पहली बात, जब प्रशिक्षित शिल्पकार रहे हों, प्रशिक्षित शिल्पकार रहे हों। और दूसरा ये कि इन प्रस्तरों का निर्माण जो है औद्योगिक स्तर पर होता रहा होगा, यानी प्रस्तरों का उपयोग जो है वो औद्योगिक स्तर पर होता रहा होगा। और इन उद्योगों में काम करने वाले जो शिल्पकार हैं वो कैसे शिल्पकार रहे होंगे? प्रशिक्षित शिल्पकार रहे होंगे। और इन शिल्पकारों को राजकीय नियंत्रण प्राप्त रहा होगा, इन शिल्पकारों को राजकीय नियंत्रण प्राप्त रहा होगा, ठीक है। ये अनुमान इतिहासकारों के द्वारा लगाया गया है, ठीक। इसलिए लगाया गया है बच्चों कि जो अशोक के जो स्तंभ हैं, जो अशोक के स्तंभ हैं, अगर आप अशोक के स्तंभों को देखें, अशोक के स्तंभों को अगर आप देखेंगे तो इनकी जो लंबाई है, लंबाई वो 35 से 55 फुट लंबी है। 35 से 55 फुट लंबे अशोक के अभिलेख देखे गए हैं। कहा जाता है इनका जो वजन है, इनका जो वजन है वह 50 से 55 टन है। अब आप कल्पना करिए कि अगर इतने बड़े पत्थर और इतने वजन मात्रा में निर्मित हो रहे हैं, जो पूरी तरह से चिकने हैं, पूरी तरह से इनमें क्या है? चिकनापन है। और चिकनापन के साथ साथ इन पे पॉलिश का उपयोग किया गया है, इन पे पॉलिश का उपयोग किया गया है। और ये पॉलिश जो है ये ओपदार पॉलिश है,
जिससे ये लगता है कि ये जो लौह स्तंभ है, इनकी पॉलिश को देखकर ये प्रतीत होता है कि ये किस तरह से प्रतीत हो रहे हैं, ये लौह स्तंभ की तरह प्रतीत हो रहे हैं। तो इनकी बनावट को देखकर, इनकी चिकनाहट को देखकर इतिहासकारों ने बच्चों ये अनुमान किया है कि ये स्तंभ जो है ये कहीं न कहीं प्रशिक्षित शिल्पकारों के द्वारा और औद्योगिक स्तर पर इनका उत्पादन किया गया है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक इनकी बनावट की बात आती है तो बनावट के सेंस में कुछ लोगों का ये कहना है कि अशोक के स्तंभों की जो बनावट है वह कहीं न कहीं ईरानी स्तंभों की क्या है, नकल है, यानी ईरानी कला की नकल है। खास तौर से यह आरोप पर्सी ब्राउन के द्वारा लगाया गया है। देखिए, आप सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से। और देखिए, कहते हैं कि जो, अब देखिए, कहा जाता है कि अशोक के जो स्तंभ हैं, इन स्तंभों के निर्माण को लेकर, स्तंभों के निर्माण को लेकर पर्सी ब्राउन इन्होंने आरोप लगाया है कि अशोक के जो स्तंभ हैं, अशोक के स्तंभ ईरानी कला की नकल है, ईरानी कला की क्या है, नकल है। ठीक है, ये आरोप लगाया है किसने, पर्सी ब्राउन ने। ठीक, तो चलिए हम इस बात को देखते हैं कि क्या वास्तव में अशोक ने वास्तव में अपने स्तंभ निर्माण के लिए ईरानी कला का या ईरान की कला का नकल किया था। तो ये देखना पड़ेगा कि ईरानी स्तंभों में और अशोक के स्तंभ निर्माण में क्या अंतर दिखाई देता है, क्योंकि जब तक हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अशोक ने उनकी नकल किया था या नहीं किया था। ठीक है, या अशोक ने स्वयं मौर्य कला को आगे बढ़ाया। तो इसको हम तभी प्रामाणिक तौर पर कह सकते हैं जब हम ईरानी स्तंभों और अशोक के स्तंभों का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोनों को हम एक साथ देखते हैं। देखिए, एक तरफ आप ईरानी स्तंभ ले लीजिए और दूसरी तरफ जो है आप अशोक के स्तंभ। देखिए, यहां पर हम लिखेंगे अशोक के स्तंभ और इधर जो है ईरानी स्तंभ। दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है, देखिए, कहते हैं कि अशोक के जो स्तंभ हैं यह खुले स्थान पर निर्मित किए गए हैं। ये खुले स्थान पर निर्मित किए गए हैं। यानी आप अगर देखेंगे तो अशोक का चाहे वो सारनाथ स्तंभ हो, चाहे रुम्नदेई स्तंभ हो, चाहे निगलीवा स्तंभ हो, जितने भी स्तंभ हैं वो सारे के सारे कहीं न कहीं मैदानी क्षेत्र या खुले आसमान में हमको दिखाई देते हैं। लेकिन वही ईरानी स्तंभों को अगर देखें तो ईरानी स्तंभ जो है ये प्रशासनिक भवनों में निर्मित किए गए हैं। ईरानी स्तंभ जो है ये प्रशासनिक भवनों के अंदर निर्मित किए गए हैं। अब देखिए, कहते हैं कि ये प्रशासनिक भवनों के अंदर निर्मित है, तो इसका उद्देश्य जो है प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देना होगा, और ये मैदानी क्षेत्रों में निर्मित है तो इनका उद्देश्य जो है जनता को अपनी बातों से क्या करना, जोड़ना था। अशोक का उद्देश्य जो है वो क्या है,
अपनी बातों को जनता तक क्या करना, पहुंचाना। तो इनके अभिलेखों का उद्देश्य जो है, उद्देश्य अपनी बातों एवं धम्म नीति को जनता तक पहुंचाना। ठीक, तो यहां पर जो है वो उद्देश्य अलग है। अशोक का जो उद्देश्य है स्तंभ निर्माण का, वह उद्देश्य यह है कि वह इन स्तंभों के माध्यम से अपने आदेश को और अपने धर्म की विचारधारा को जनता तक क्या करना चाहता था, पहुंचाना चाहता था। जबकि ईरानी स्तंभ जो प्रशासनिक भवनों में लगाए गए हैं, उनका उद्देश्य जो है वह राजकीय आदेशों, प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को राजकीय आदेश से सूचित करना था। तो यहाँ पर उद्देश्य डिफरेंट है, दोनों के निर्माण का स्थान भी डिफरेंट है, दोनों के निर्माण का उद्देश्य भी डिफरेंट है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखिए, कहते हैं कि जो अशोक के स्तंभ हैं, देखिए अशोक के स्तंभ बिना आधार के निर्मित हैं। बिना आधार के निर्मित हैं का मतलब है कि जहां पर अशोक के स्तंभ लगाए गए हैं, वहां पर उसको टेक देने के लिए या सहारा देने के लिए किसी चबूतरे का निर्माण नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन आप ईरानी स्तंभों को देखेंगे तो ईरानी स्तंभ जो है वो चबूतरे पर निर्मित है। ईरानी स्तंभ चबूतरे पर निर्मित है। ईरानी स्तंभ ये चबूतरे पर निर्मित है। तो ये अंतर भी दिखता है। ईरानी स्तंभ क्या है? चबूतरे पर निर्मित है। यानी अशोक के स्तंभ जो है वो बिना आधार के हैं, जबकि ईरानी स्तंभ जो है वो किस पे निर्मित है? चबूतरे पर। इनको एक सहारा दिया गया है। आपको अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, तो एक तो ये हो गया कि भाई ईरानी स्तंभ और अशोक के स्तंभों में क्या डिफरेंस दिखता है, उसकी चर्चा हमने कर दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर भाई अंतर आगे चौथा अंतर क्या है दोनों में? यहां पर आप अशोक लिखेंगे, अशोक के स्तंभ, ईरानी स्तंभ। अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभ। ठीक, देखिए कहते हैं कि अशोक के जो स्तंभ हैं इनमें क्या है कि चौथा अंतर ये है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ पतले होते गए हैं। नीचे से ऊपर की तरफ पतले होते गए हैं। यानी जो अशोक के स्तंभ है वो धरातल की तरफ यानी आधार की तरफ क्या है? चौड़े हैं,
और ऊपर धीरे धीरे क्या होते गए हैं, पतले होते गए। इससे क्या है कि उनको खड़ा होने में क्या है, आसानी है, ठीक है। जबकि जो ईरानी स्तंभ है वो ऊपर से नीचे तक पूरे क्या है, एक समान है, यानी जो एरिया, जो चौड़ाई ऊपर है वही चौड़ाई वही एरिया नीचे भी है, तो एक समान है। ये ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे तक एक समान है, ऊपर से नीचे तक एक समान है, ठीक है। ये भी अंतर है, ये दोनों में अंतर दिखाई देता है। अब देखिए अगला अंतर क्या है, पांचवा अंतर, अशोक के स्तंभों पर, अशोक के स्तंभों पर उल्टे कमल की आकृति है, उल्टे कमल की आकृति है। जबकि ईरानी स्तंभों में घंटाकृति बनी है। यहां पर एक घंटे की आकृति बनी हुई है, यानी जहां पर अशोक के स्तंभों में उल्टे कमल बने हैं वहीं पर ईरान के स्तंभों में क्या है, घंटों की आकृति बनी है, ठीक, उसे घंटा शीर्ष कहा जाता है। तो ये भी डिफरेंस दिख रहा है। अगला देखिए आप, छठा अंतर, अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर, अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर जानवरों की आकृति है, जानवरों की आकृति है। अशोक के स्तंभों पर क्या है, जानवरों की आकृति है, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव की आकृति है। ईरानी स्तंभों पर मानव की आकृति है। ईरानी स्तंभों पर मानव की आकृति है। ये देखिए, तो इतने अंतर हैं। अब आप बताइए कि भाई जब हम देख रहे हैं कि अशोक के स्तंभों और ईरानी स्तंभों में इतने अंतर हैं, तो हम किस तरीके से ये कह सकते हैं कि नहीं दोनों अशोक ने ईरानी स्तंभों की नकल किया, ठीक। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि अशोक ने जो स्तंभ निर्माण कला को जन्म दिया वह ईरानी स्तंभों की नकल है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये कहना, जैसे मैं कल की क्लास में आपको दिखाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन है, जो सभा भवन बना है, या जो नगर की दीवारें जो बनी थी, जो दुर्गीकरण के संदर्भ में जो दीवारें बनाई गई थी लकड़ियों के स्तंभों से, वो लकड़ी के जो स्तंभ हैं जो 19-19 फीट ऊंचे हैं और 1 फीट चौड़े हैं, उन्हीं स्तंभों की नकल थे अशोक के स्तंभ, ठीक। यानी कहने का मेरे मतलब ये है कि अशोक ने जो स्तंभ निर्माण की कला को जन्म दिया, वह स्तंभ निर्माण की कला कहीं न कहीं उसने अपने मौर्य काल की कला से ही सीखा था। यानी अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य के समय जिन लकड़ी के स्तंभों का उपयोग किया गया, उन्हीं स्तंभों की नकल थे ये प्रस्तर के स्तंभ। अंतर सिर्फ इतना था कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो स्तंभ हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं और अशोक के जो स्तंभ हैं वो प्रस्तर कला से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बेहतर तत्क्षण कला का प्रमाण भी हमको दिखाई देता है। तत्क्षण कला का मतलब होता है कि जब हम किसी प्रस्तर या पत्थर को छांट कर एक निश्चित स्वरूप या आकार देते हैं तो उसे हम तत्क्षण कला कहते हैं, ठीक है। तो अब हम अशोक के स्तंभों को आपको साफ साफ दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में अशोक के स्तंभ थे किस तरह से, एक फिगर के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये भाई देखिए, इतने आधारों पर हम ये कह मैंने अशोक के अभिलेखों, अशोक के स्तंभों और ईरानी स्तंभों में कुल हमने 6 अंतर आपको दिखाया, और इन 6 अंतरों के आधार पर आप कह सकते हैं
कि अशोक के जो स्तंभ हैं वह ईरानी कला की नकल नहीं है, बल्कि वह मौर्य कला की क्या है, देन है। वो मौर्य कला की क्या है, उपज है। दूसरी चीज कहते हैं कि जैसे परशी ब्राउन ने यह आरोप लगाया था कि अशोक के जो स्तंभों पर जो उल्टे कमल की आकृति है वह ईरानी स्तंभों के घंटा शीर्ष की नकल है। और दूसरा इन्होंने कहा कि अशोक के स्तंभों पर जो पॉलिश है वो ईरानी स्तंभों की नकल है। तो कहा जाता है कि इसका जवाब हमारे महान इतिहासकार वासुदेव शरण ने दिया था। और वासुदेव शरण अग्रवाल ने ये कहा कि भारत में जो रंगों का प्रयोग है वह स्वयं भारत की उपज है। और अगर आप देखें तो कहा जाता है कि नियोलिथिक कल्चर में, नवपाषाण कल्चर में सबसे पहली बार प्रस्तर उपकरणों पर लेपन का या रंगों के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। और आपको पता है कि नवपाषाण काल की पहचान, जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान है, वह पॉलिशदार कुल्हाड़ी है, ठीक है। और वहाँ से ये दिखता है कि नहीं, मानव ने रंगों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। और वासुदेव शरण अग्रवाल ने यह भी कहा है कि उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के आपस्तंभ सूत्र और महाभारत में भी ये कहा गया है कि हमारे यहाँ लोग जो है पत्थरों को रगड़ कर पत्थरों में चमक लाने की एक कला को जन्म दिए थे। उस जो रगड़ने से जो पत्थर में जो चमक उत्पन्न होती थी वह चमक भी एक कला, एक माने एक रंग के समान दिखाई देती। जैसे एक रंग में एक चमक पैदा होती है, उसी तरह जो है पत्थरों पर रगड़ के भी हम उस पत्थर को एक चमकीला बनाने की कला से क्या थे, वाकिफ थे। जैसे आप अगर ध्यान होगा तो आप अगर प्राइमरी विद्यालय में पढ़े होंगे तो हम लोगों के समय में क्या होता था कि हम लोग लकड़ी का एक पाट लेके जाते थे पढ़ने, ठीक है। उस लकड़ी के पाट को हम लोग क्या करते थे, उस पर स्याही लगा के बढ़िया से उसको ब्लैक करते थे। और उस ब्लैक में चमक लाने के लिए जो शीशी होती थी, जो रंगों की शीशी होती थी, उस शीशी के निचले पोर्शन से उस पर रगड़ कर एक चमक बिखेरी जाती थी। उस लकड़ी में रंगों पर चमक लाने की कला को हमने भी देखा है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पत्थरों में चमक लाने की कला बहुत पहले से विद्यमान है। और उसके साथ साथ आपने देखा है कि जो भीमबेटका में चित्रकला दिखाई देती है उसमें रंगों का उपयोग दिखाई देता है। आपने देखा अजंता की गुफा में कुल 6 रंगों का उपयोग मानव ने किया है। तो लाल रंग, हरे रंग, काले रंग, सफेद रंग, इन सभी रंगों के निर्माण से भारतीय क्या थे, वाकिफ थे। तो ये कहना कि नहीं अशोक के स्तंभों पर जो पॉलिश है वो ईरानी कला की नकल है, इसको कहीं न कहीं वासुदेव शरण अग्रवाल ने क्या किया, साफ साफ इसको इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से ही रंगों के निर्माण और उसके प्रयोग की परंपरा क्या थी, जीवित थी। तो अशोक ऐसी कंडीशन में रंगों के उपयोग की कला ईरान से सीखने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं थी, वह भारत में पहले से ही क्या थे, विद्यमान थे। तो दोनों बातों को वासुदेव शरण अग्रवाल ने बड़े आसानी से क्या किया, काट दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कहा जाता है कि अशोक के जो स्तंभ हैं उनकी बनावट, उनकी संरचना, उनका स्थान, सब कुछ क्या है, डिफरेंट है। इन पे जानवरों की आकृतियां हैं और हर जानवर का अपना एक प्रतीक है। यानी जानवरों का जो प्रयोग किया गया है उनका अपना एक प्रतीकात्मक महत्व है। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे कि क्या महत्व था उन जानवरों का। जो शेर बने हैं, लहरदार बालों के साथ जो है, एक शुड़ाउल शरीर के साथ जो शेर बनाए गए हैं वो अशोक की शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। तो सबका अपना एक प्रतीकात्मक अर्थ है अशोक के स्तंभों में। ऐसा नहीं था कि किसी चीज का उपयोग जो है ऐसे अनर्गल तरीके से कर दिया गया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर अशोक के स्तंभों में जितनी भी चीजों का प्रयोग किया गया है उनका अपना एक क्या है, प्रतीकात्मक महत्व है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि अशोक के स्तंभों की बनावट कैसी है। जैसे कल को आपको अगर आ जाए लिखने के लिए तो कम से कम आप एक फिगर क्रिएट कर सकें, ठीक है। देखिए, प्रयास करते हैं, अगर बन जाएगा तो ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए ये अशोक के स्तंभ है। ये नीचे की तरफ क्या है, चौड़े हैं। ये नीचे की तरफ क्या है, चौड़े हैं, ठीक है। और ये
देखिए इस भाग को क्या कहा गया है, इसे यष्टि कहते हैं। ये सब नोट करते चलिए, इसे क्या कहते हैं, यष्टि। ठीक, देखिए नाम भी पूछे जा सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, जो लंबा जो तना टाइप, जैसे आप देखे होंगे ताड़ का वृक्ष, देखिए ताड़ का वृक्ष, ताड़ के वृक्ष को अगर गौर से देखो तो ताड़ का वृक्ष जो है वो नीचे की तरफ क्या होता है, चौड़ा होता है, उसका बेस थोड़ा सा चौड़ा होता है, लेकिन जैसे ऊपर जाएगा वो धीरे धीरे सकरा होता जाता है, एकदम सेम हूबहू अशोक के स्तंभ जो है इसी तरीके से है। ठीक है, अब देखियो कहते हैं ये लंबाई जो है ये 35 से 55 फुट है। कितना है, 35 से 55 फुट है। इसको क्या कहते हैं, इसको फलका कहते हैं, इसको फलका कहा गया है। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, फलका। इसको फलका कहा गया। अब देखोगे तो यहां पर जो है, यहां पे इस तरह से चक्र बने हैं चारों दिशाओं में, यहां से चक्र बने हैं। ठीक, और यहीं पर लटके हुए कमल है। यहीं पर लटके हुए क्या है, कमल बने हैं। जो देखो अशोक के स्तंभों में इसी तरह आपके क्या है, लटके हुए कमल है। ठीक, दूसरी चीज, अब देखिए ये जो चक्र हैं बच्चों, इन चक्रों में कितनी तीलियां हैं, 32 तीलियां। जैसे आप पढ़ते हैं, आपसे पूछा जाता है कि झंडे का जो झंडे में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं, तो आप कहते हो 24, लेकिन अशोक के स्तंभों में कितनी तीलियां हैं, तो 32 तीलियां हैं। अशोक के स्तंभों में कुल कितनी तीलियां हैं, 32 तीलियां हैं। और इनका प्रतीक क्या है, इनका महत्व क्या है, तो ये जो चक्र हैं ये धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ये बुद्ध का प्रथम उपदेश है। बुद्ध का प्रथम उपदेश है। आपको पता है यह उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था, सारनाथ में। यह उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था, सारनाथ में। और सारनाथ में जो अशोक स्तंभ बना है, उन अशोक स्तंभों में चारों तरफ जो है चक्र बने हुए हैं। ठीक, उन चक्रों में कुल कितनी तीलियां हैं, 32 तीलियां हैं। उन चक्रों में कुल कितनी तीलियां हैं, 32 तीलियां हैं। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि इसके ऊपर जो है, ये फलका के ऊपर यहाँ पर शेर बने हुए हैं। इस तरह से शेर बने हुए हैं। ठीक, इसको हम सही से नहीं बना पाएंगे। ये इस तरह से चारों दिशाओं में शेर की आकृति बनी है। ठीक है, सही नहीं बन रहा है। देखिए जरूरी नहीं है, ये सारनाथ में आपको दिखेंगे। ये 4 जो शेर बने हैं शीर्ष पर, ये आपको सारनाथ में दिखते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे यहां पर आपके यहां पर 4 शेर की आकृति है। तो अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग क्या है, अलग अलग जानवरों के चिन्ह बने हैं। लेकिन सारनाथ में जो शेर बना है, इन चारों शेरों का संबंध क्या है, ये अशोक की शक्ति के प्रतीक हैं। ये अशोक की शक्ति के प्रतीक माने गए। ये अशोक की शक्ति के प्रतीक हैं। बात समझ रहे हैं? कहते हैं कि
आप देखेंगे सारनाथ के अशोक स्तंभ में तो 4 शेर चारों दिशाओं में मुखाकृत करके बनाए गए हैं और उनका शरीर एक सुडौल तरीके से दर्शाया गया है, उन पे बाल जो है वो लहरदार हैं, ठीक है। तो चारों दिशाओं में दिखाने का ये मतलब है कि चारों दिशाओं में, एक तो देखिए कहते हैं इसका माने सिंह का जो शरीर है, ध्यान दीजिएगा, सिंह दो अर्थों में समझिए, सिंह का जो शरीर है वो अशोक की शक्ति का प्रतीक है। देखिए सिंह का शरीर, सिंह का जो शरीर है यानी शरीर की जो बनावट है, जो सुडौलपन उस शरीर में दिखाया गया है वो अशोक की शक्ति का प्रतीक है। यानी शेर की जो शारीरिक संरचना है वो अशोक की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन जो चारों दिशाओं की तरफ मुंह करके उसको बनाया गया है उसका एक अलग प्रतीक है। 4 दिशाओं में जो मुखाकृति की गई है उसका मतलब है कि चारों दिशाओं में धर्म एवं संस्कृति का प्रसार, यानी अशोक के समय की धर्म एवं संस्कृति का चारों दिशाओं में प्रसार। क्योंकि आप जानते हैं कि अशोक ने धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में करने का प्रयास किया, पूरे समस्त मानव समाज के लिए उसने जो भी किया, न केवल मानव समाज के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी वह हितकारी कार्यों को संपादित करता है। तो मानव और पशु दोनों के लिए उसने कहीं ना कहीं विचार किया और उसका विस्तार उसने अपने समय चारों दिशाओं में करने की कोशिश किया। तो जो इस प्रयास का जो प्रतिबिंब है वह इन चारों शेरों में दिखाई देता है। कहते हैं जो 4 शेर हैं वो अशोक के समय चारों दिशाओं में धर्म एवं संस्कृति का प्रसार का प्रतीक है। जो चारों शेर हैं, 4 शेर अशोक के समय चारों दिशा में, अशोक के समय चारों दिशा में धर्म एवं संस्कृति का प्रसार, धर्म एवं संस्कृति का प्रसार, तो ये इसका प्रतिबिंब है, ठीक है। यानी जो 4 शेर हैं उन चारों शेरों का अपना एक अलग महत्व है, ठीक है। उन चारों शेरों का अपना एक अलग महत्व है। अब हम देखिए बात करते हैं कि अगर आप देखे होंगे अशोक के स्तंभों को, देखिए अगर अशोक के स्तंभों को आपने देखा होगा तो यहाँ चारों तरफ जो है ये 4 जानवर बने हैं। 2 जानवर यहाँ पर हैं, 2 जानवर इधर हैं, 2 जानवर इधर हैं। वो जानवर कौन कौन से हैं ये भी बहुत पूछा गया है। जैसे जिस तरह से मोहनजोदड़ो में एक पशुपतिनाथ की मोहर पाई गई है, एक मोहर मिली है जिस पर पशुपति का चित्र बना है, वहाँ भी 4 जानवर दर्शाए गए हैं और 2 हिरन पशुपतिनाथ की मूर्ति के नीचे दर्शाए गए हैं और 2 दाएं 2 बाएं। ठीक उसी तरह सारनाथ के अशोक स्तंभ में भी 4 जानवरों का चित्रांकन किया गया है, जिसमें आपका हाथी है, आपका घोड़ा है, सिंह है। 4 जानवर हैं, देखिए हाथी, बैल और सिंह, ठीक है। हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। वहां पर क्या है देखिए, अब जो ये 4 जानवरों का चित्र अशोक के सारनाथ के स्तंभ में बना है, इसका अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अर्थ निकालने की कोशिश किया है। सबने अपने अपने हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करने की किया है, कोशिश किया है, ठीक है। तो कहते हैं कि और ये जो चारों जानवरों का जो चित्र बना है वो इसी जो ये फलक है इसी फलक पर बना हुआ है, ठीक है। कहा जाता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसको मंगल कलश की संज्ञा दिया है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसको क्या कहा, वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस लेटे मने झुके हुए कमल को मंगल कलश कहा है। माफ करिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल ने झुके हुए कमल को मंगल कलश कहा है। अगर आप ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूं, आपने कभी घर में पूजा पाठ देखा होगा
घर में अगर आप पूजा करते हुए देखे होंगे तो पूजा जहाँ पर होती है, जहाँ पर एक दंपति पति पत्नी जहाँ पूजा पाठ किसी ब्राह्मण से करवाते हैं, तो वहाँ पर एक मिट्टी के मृदभांड में, मिट्टी के बर्तन में पानी को रखकर उस पानी में आम की पत्तियों को उल्टा लटकाया जाता है। गौर करिए, उल्टा लटकाया जाता है, ठीक है, उनको ऐसे लटकाया जाता है, ठीक। वो उसको मंगल कलश कहते हैं। यानी किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले जिस कलश का निर्माण किया जाता है उसे मंगल कलश कहते हैं। तो अशोक के स्तंभों पर जो उल्टे कमल दर्शाए गए हैं, इसको मंगल कलश की संज्ञा दिया है किसने? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे क्या कहा है? मंगल कलश की संज्ञा दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। अब हम बात कर रहे थे, देखिए हम इन 4 जानवरों की बात कर रहे थे, तो 4 जानवरों का जो चित्रांकन किया गया है अशोक के स्तंभों पर, उसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से संबोधित करने का या उसका अलग अलग संबंध स्थापित करने की कोशिश किया है। कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये अशोक के स्तंभों में जो 4 जानवर उपयोग किए गए हैं, ये 4 देवताओं के प्रतीक हैं। अब देखिए, यानी कहने का मतलब है कि अशोक के स्तंभों को हिंदू धर्म संस्कृति से जोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। हिंदू धर्म संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया गया क्योंकि इन 4 जानवरों का जो संबंध है वो हिंदू देवी देवताओं से जोड़ने का प्रयास किया गया, ठीक। कहते हैं कि ये भारतीय इतिहास लेखन की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिसने इतिहास को जिस हिसाब से लिखा वह कहीं न कहीं अपना श्रेय लेना उसमें ज़रूर चाहता है। तो जब अलग अलग लेखकों के द्वारा किसी एक ही वस्तु की व्याख्या की जाती है तो उसकी व्याख्या लोग कहीं न कहीं अपने अनुसार करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि ये जो 4 जानवर हैं ये 4 देवताओं के प्रतीक हैं। जैसे हाथी को इंद्र का प्रतीक मान लिया गया, घोड़ा जो है, घोड़ा भी रहने दीजिए, बैल वृषभ जो है ये शिव का प्रतीक है, ये शिव का प्रतीक है। सिंह जो है ये दुर्गा प्रतीक है। ये घोड़ा शायद बुद्ध का प्रतीक है। घोड़ा जो है मे बी किसका प्रतीक है? बुद्ध का प्रतीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अगर आपको याद होगा तो घोड़े को सूर्य का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि सूर्य का रथ जब आप देखते हैं तो उसमें 7 सफ़ेद घोड़े दिखते हैं। तो यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की बात आ रही है तो आप इसे सूर्य कहेंगे, बुद्ध न कहिए, इसे सूर्य कहिए, ठीक है। देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई फैक्ट जो है दिमाग से जब स्लिप करता है तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कॉन्सेप्ट के आधार पर आप उस फैक्ट को निकाल सकते हैं। यहाँ मुझे दिमाग से स्लिप कर रहा था कि कौन सा देवता है, लेकिन अब चूंकि हिंदू देवताओं से जोड़ने की बात आ रही है तो ये सूर्य ही हो सकता है, ये बुद्ध नहीं हो सकते। जैसे आपको पता है कि घोड़ा का संबंध बुद्ध के जीवन से भी है। महाभिनिष्क्रमण, जब बुद्ध ने घर का परित्याग किया था तो उसे घोड़े के प्रतीक से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हिंदू देवताओं से संबंधित है तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि ये क्या है? हाथी इंद्र हो गए, घोड़ा सूर्य हो गया, बैल शिव हो गया और सिंह दुर्गा हो गया। ये आपके 4 हिंदू माने 4 जानवरों का जो संबंध है ये उनके 4 माने जो एक माने इतिहासकारों का एक वर्ग जो है वो ये मानता है कि ये 4 जानवरों का जो संबंध है ये हिंदू देवी देवताओं से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अशोक के जो स्तंभों का निर्माण है इस पे कहीं न कहीं हिंदुओं या हिंदू धर्म का प्रभाव था, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी है। अशोक किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्मावलंबी है। तो इसका मतलब हुआ कि ये कहीं न कहीं जो है अशोक के जीवन के 4 दृश्यों से जुड़े हुए हैं। देखिए, एक वर्ग ये मानता है, एक इतिहासकारों का एक वर्ग ये मानता है कि चूंकि अशोक जो है आजीवन माने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्मावलंबी थे, तो इन जानवरों का जो उपयोग उसने अपने स्तंभों में किया उसका मूल उद्देश्य बुद्ध के जीवन के जो वो 4 दृश्य थे जिसको देखकर बुद्ध का जीवन बदल गया था, उनके प्रतिबिंब होंगे। जैसे बुद्ध के वो 4 दृश्य कौन थे? कहा जाता है कि बुद्ध जब जो है, बच्चों गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है,
कहते कि बुद्ध के जीवन के जो 4 दृश्य हैं उसमें पहला दृश्य क्या था? पहला दृश्य था भाई बुद्ध जब अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले, घोड़ा कंथक, सारथी चन्ना दोनों के साथ जब बुद्ध निकलते हैं तो उनका जो पहला दृश्य था उसमें उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जो है झुके हुए जा रहा था। ये पहला दृश्य था जिसको बुद्ध ने पूछा था अपने सारथी चन्ना से कि आखिर ये झुका हुआ क्यों है। तो सारथी चन्ना ने वहाँ बताया था कि ये व्यक्ति के सभी व्यक्तियों के जीवन में आने वाली जीवन की एक अवस्था है जो आपके साथ भी होगी और मेरे साथ भी होगी। ये बात उन्होंने कहा था। दूसरी चीज, दूसरा दृश्य उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है जो दर्द से करहा रहा है। उसको देखकर जब उन्होंने सारथी चन्ना से पूछा तो चन्ना ने कहा कि ये व्याधिग्रस्त है, व्याधि माने बीमारी से ग्रस्त है और ये सबके साथ होने की संभावना है। ठीक, उसके बाद जो है अगला दृश्य उन्होंने देखा कि एक मृत व्यक्ति है, एक मरा हुआ व्यक्ति है। तो उसके संदर्भ में जब उन्होंने चन्ना से पूछा तो चन्ना ने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि ये जीवन का अनिवार्य सत्य है जो हर व्यक्ति के साथ होता है। ठीक, और ये आपके साथ भी होगा और मेरे साथ भी होगा। और जो चौथी अवस्था है वह है क्या? एक सन्यासी की जो प्रसन्नचित्त मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न था। ठीक, तो कहा जाता है कि उसको देखकर बुद्ध का जीवन ही पूरी तरह क्या हुआ? बदल गया। तो यहाँ पर जो इतिहासकार ये मानते हैं कि इनका संबंध जो है भगवान बुद्ध के, देखिए इनका संबंध जो है भगवान बुद्ध के 4 दृश्यों से जोड़ा गया है, 4 दृश्य से जोड़ा गया है। और वो 4 दृश्य कौन से हैं? वो 4 दृश्य कौन से हैं? पहला नंबर एक वृद्ध व्यक्ति। नंबर 2 बीमार व्यक्ति। नंबर 3 मृत व्यक्ति। नंबर 4 सन्यासी। ये 4 दृश्य उन्होंने क्या किया था? देखा था। ये 4 दृश्य उन्होंने देखा। तो ये अशोक के स्तंभों की क्या थी? कला थी, जिसको हमने आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, अशोक के स्तंभ जो है वो किन किन चीज़ों की जानकारी देते हैं, जरा उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। अशोक के स्तंभों से यानी अशोक की स्तंभ कला से क्या पता चलता है? अशोक की स्तंभ कला से अशोक की किन नीतियों की जानकारी होती है? देखिए, अशोक की स्तंभ कला से किन नीतियों की, अशोक की स्तंभ कला से किन नीतियों की जानकारी, किन नीतियों की जानकारी हो सकती है? ठीक, एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सोचना हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला आप कह सकते हैं कि अशोक के स्तंभों से अशोक का राज्य विस्तार, अशोक का राज्य विस्तार पता चलता है। अशोक का राज्य विस्तार पता चलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात, अशोक के जो दीर्घ शिलालेख हैं वो अशोक के बॉर्डर पर लगाए गए हैं। अगर गौर करिए तो उत्तर में शहबाजगढ़ी मनसेहरा, दक्षिण में एर्रागुड़ी, पश्चिम में सोपारा, पूरब में देहरादून, माने इधर धौली जौगढ़, उड़ीसा में जितने दीर्घ शिलालेख हैं वो अशोक की बॉर्डर लाइन पे लगे हुए हैं, वो उसके राज्य भौगोलिक सीमा को दर्शा रहे हैं। इसके बाद जितने भी आप लघु स्तंभ लेख देखेंगे वो सारे लघु स्तंभ लेख जो है सामान्यतः जो है लघु शिलालेख या लघु स्तंभ लेख जो है
वो उसके जिलों के मुख्यालय पर लगाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो जनता के साथ साथ अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भी संबोधित करना चाह रहा था, और दुनिया का पहला ऐसा शासक था जिसने कहीं न कहीं अपने इन अभिलेखों को आधुनिक प्रिंट मीडिया की तरह उपयोग किया। इनको आप जनता से जुड़ने का प्रत्यक्ष प्रमाण कह सकते हैं। यानी पहला ऐसा शासक है जो जनता से डायरेक्ट जुड़ने की कोशिश कर रहा है। यानी जैसे आज की डेट में मन की बातों से मोदी जुड़ते हैं जनता से, वैसा ही प्रयास अशोक के द्वारा अपने इन अभिलेखों के माध्यम से क्या किया गया। तो अभिलेखों की अगर स्थापना की संरचना को देखेंगे तो इनको जो लगाने की पद्धति है वो देखेंगे कि जिला मुख्यालयों पर और बॉर्डर लाइन पर लगाए गए हैं, जिससे इनके भौगोलिक विस्तार की जानकारी मिलती है। दूसरा अभिलेखों से आर्थिक नीति का पता चलता है। अभिलेखों से आर्थिक नीति का पता चलता है। आर्थिक नीति एवं कर प्रशासन, क्योंकि आपको पता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ जाता है? लुम्बिनी गया, लुम्बिनी जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, और वहाँ जाने के बाद उसने वहाँ के लोगों के टैक्स में क्या करता है? कमी कर देता है, और वहाँ पर टैक्स की दर जो है वह 1/8 कर देता है। तो यानी वहाँ जो अभिलेख लगा है वो रुम्निदेयी स्तंभ लेख है। रुम्निदेयी स्तंभ लेख को आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि उसमें टैक्सेशन की रेट का उल्लेख आता है। तो उससे हमें अशोक की आर्थिक नीतियों का भी प्रमाण पता चलता है। ठीक। दूसरा कहते हैं निगलीवा सागर का जो स्तंभ लेख है, वहाँ पर उसने कनक मुनि का क्या बनवाया? मूर्ति बनवाया, स्तूप बनवाया। तो अशोक के अभिलेखों से हमें उसकी धार्मिक नीतियों का भी पता चलता है। अशोक की धार्मिक नीति की जानकारी। इसके बाद वह इन अभिलेखों में अपने सीमांत प्रदेशों, अपने सीमांत राज्यों का उल्लेख करता है, जैसे दक्षिण में ताम्रपर्णी, केरल पुत्र, सती पुत्र। उसके बाद दूसरे स्तंभ से दीर्घ शिलालेख में यवन राज्यों का उल्लेख करता है, साथ साथ आठविक जनजातियों का उल्लेख करता है। उसके बाद अपने प्रशासनिक अधिकारियों जैसे महामात्र, रज्जुक, प्रादेशिक, युक्तक, इन अधिकारियों का भी उल्लेख वो करता है। तो कहीं न कहीं उसके अभिलेखों से उसकी राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारी भी प्राप्त होती है। राजनैतिक एवं प्रशासनिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये आप मेंस में इंडिकेट कर सकते हैं। 5वीं इससे उसकी वैदेशिक नीति का पता भी चलता है। इससे अशोक की वैदेशिक नीति, इससे अशोक की वैदेशिक नीति की जानकारी वैदेशिक नीति की जानकारी भी होती है। वैदेशिक नीति की जानकारी भी होती है। ठीक। तो उसकी विदेश नीति का पता भी हमको चलता है। जैसे अपने सीमांत राज्यों के विषय में भी कहता है ना कि भाई न केवल हमारे राज्य बल्कि सीमांत राज्यों के मानव और पशुओं के लिए भी हम कल्याणकारी कार्य करेंगे, यानी चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। तो इससे उसकी वैदेशिक नीति का भी पता चलता है। और यहाँ पर उसने जो प्रमाण अपनी वैदेशिक नीति में दिखाया कि हम सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से अपनी वैदेशिक नीति को मजबूत कर रहे हैं, ये एक बहुत बेहतरीन उदाहरण था किसी सम्राट के लिए। ठीक। तो अशोक के अभिलेखों से हम कला के साथ साथ उसकी नीतियों की जानकारी भी हम कर सकते हैं। ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है कि अशोक के जो स्तंभ हैं वह अशोक को जानने के लिए क्या है? पर्याप्त है। और इसीलिए आप देखे होंगे एक इतिहासकार है भंडारकर महोदय। भंडारकर महोदय ने मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास क्या किया?
लिखा। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हमने अशोक के स्तंभों को पढ़ाने की कोशिश किया है और बताने की कोशिश किया है। ठीक है, तबीयत सही नहीं है लेकिन फिर भी हमने आपकी क्लास लिया और प्रयास किया कि आपको मैं बताऊं। ठीक, लेकिन आपसे एक गुजारिश ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कल की जो हमारी क्लास होगी वह स्तूप कला से जुड़ी हुई क्लास होगी। ठीक है, कल की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है स्तूप कला से। ठीक, तो चलिए कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे कल। ओके, थैंक यू। आपकी संख्या आज बहुत कम है, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत? स्वाति तिवारी जी, कृतिपाल जी, कोई प्रॉब्लम? नोटिफिकेशन आज नहीं गया क्या आप लोगों के पास? आपकी संख्या इतनी कम क्यों है? मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं? लिंक नहीं गया है आज। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो शूट हो गया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगर लिंक नहीं गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास हमने कंप्लीट कर दिया है, आप लोग जाके चैनल से क्लास को देख लीजिएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू।